What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 25 of our 100 days commerce masterclass और आज हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको टेलर के प्रिंसिपल्स सिखाए थे। आज की क्लास में हम लोग टेलर की टेक्निक्स सीख लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल्स ये बोलते हैं कि क्या करना है, टेक्निक्स ये बोलते हैं कि कैसे करना है। टेलर ने हमको दोनों चीजें बताई हैं, तो ये आज की क्लास का टारगेट रहने वाला है। एक क्लास और लेगा ये चैप्टर, जिसके अंदर हम फेयोल के प्रिंसिपल्स कवर करेंगे और चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आइए जल्दी से पार्ट 2 शुरू करते हैं और टेलर का पोर्शन कर देते हैं कंप्लीट। लेट्स बिगिन। टेक्निक्स में आप मेनली ये सोचते हो कि आपको मैनेजमेंट करना किस तरीके से है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक चार्ट बना लेते हैं जल्दी से, और इसमें लिखते हैं टेलर्स टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हम बच्चों टेलर ने जो टेक्निक दी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो टेक्निक टेलर ने दी वो है फंक्शनल फॉरमैनशिप। पहला है बच्चों फंक्शनल फॉरमैनशिप, दूसरा है हमारे पास वर्क स्टडी। इस वर्क स्टडी में 4 आती हैं: मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी। तो हमारे पास बच्चों वर्क स्टडी में 4 आ जाती हैं: मोशन, मेथड, टाइम और फटीग। इसके बाद वी हैव सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। Then we have differential piece wage system, और एक छोटा सा और कंसीडर कर लिया जाता है जिसको हम लोग बोल देते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। उसको हम क्या बोल देते हैं? मेंटल रेवोल्यूशन। मेनली हमें ये 4 ही पढ़ने हैं, मेंटल रेवोल्यूशन तो एडिशनली समझ के चलना बेटा, ठीक है। तो टेलर ने बेसिकली हमको टेक्निक्स में ये बताया है कि मैनेजमेंट को करना कैसे है, ठीक है। अच्छा मैनेजमेंट रखना है, उसके लिए हमको फॉलो करना है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब जितने भी प्रिंसिपल्स बताए उसमें तो बोला कि ये करो, अब कैसे करें भाई, उसके लिए टेक्निक्स हैं। तो टेक्निक में बच्चों आज सबसे पहला टेक्निक हम पढ़ते हैं फंक्शनल फॉरमैनशिप। सर ये फंक्शनल फॉरमैनशिप क्या है? बेटा देखो, टेलर जो है ना वो बात करता है फॉरमैन की। फॉरमैन कौन है? जो लोअर लेवल पे काम करते हैं, जो वर्कर्स के ऊपर नज़र रखते हैं, वर्कर्स ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये मेक श्योर करते हैं, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मेक श्योर करते हैं। तो एक फॉरमैन को कैसे फंक्शन करना चाहिए, एक फॉरमैन को कैसे फंक्शन करना चाहिए, ये टेक्निक हमें दी टेलर ने, जिसका नाम रखा फंक्शनल फॉरमैनशिप। अब टेलर का क्या मानना है बच्चों? बाबू टेलर का यहाँ पे ये मानना है कि एक फैक्ट्री में जहाँ पे काम हो रहा है, इस फैक्ट्री में अगर एक इंसान प्लानिंग भी कर रहा है और वही इंसान प्रोडक्शन भी कर रहा है, यानी सोच भी वही रहा है और काम भी वही कर रहा है, तो ऐसे आपके टारगेट्स या गोल्स कभी भी पूरे नहीं होंगे। क्या बोला टेलर ने? कि एक इंसान दोनों काम नहीं कर सकता भाई, या तो वो प्लानिंग कर सकता है या फिर वो प्रोडक्शन कर सकता है। आप चाह रहे हो कि एक ही इंसान दोनों चीजें कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो टेलर का मानना ये है कि आपकी फैक्ट्री में सबसे पहले तो काम करने वाले यानी कि प्रोडक्शन इंचार्ज अलग होना चाहिए, जिसका काम प्रोडक्शन को देखना हो, और प्लानिंग इंचार्ज अलग होना चाहिए, जिसका काम सिर्फ चीज़ों को प्लान करना हो। तो जब हम बात करेंगे टेलर के माइंडसेट की, तो उसने बोला आप अपनी फैक्ट्री में प्लानिंग वाले अलग रखो और प्रोडक्शन वाले अलग रखो। अब ये जो प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाया या ये जो प्लानिंग इंचार्ज रखा,
इसके अंडर में 4 लोग काम करेंगे। कितने लोग काम करेंगे? 4। सबसे पहला होगा बच्चों डिसिप्लिनेरियन, दूसरा होगा बेटा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, तीसरा होगा बेटा रूट क्लर्क, चौथा होगा बेटा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो हमारे पास प्लानिंग इंचार्ज के अंडर 4 लोग काम करेंगे, डिसिप्लिनरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। और इधर प्रोडक्शन में भी 4 लोग काम करेंगे। सबसे पहला स्पीड बॉस, देन इंस्पेक्टर, देन रिपेयर बॉस एंड देन गैंग बॉस। तो इसका मेमोरी टेक्निक मैंने बनाया हुआ है डर्टी सर्जी, DIRTY, जिसमें Y फालतू है, इससे कोई है नहीं यहाँ पे पॉइंट। तो DIRT और सर्जी SIRG, ठीक है। तो इनका मेमोरी टेक्निक ये है। और इन सब के नीचे भाई प्लानिंग के लिए 4 लोग, डिसिप्लिनरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ऐसे ही प्रोडक्शन के लिए स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस, गैंग बॉस। और इन सब के नीचे काम कर रहे होंगे वर्कर्स। इन सब के नीचे कौन काम कर रहे होंगे? वर्कर्स। तो बेसिकली बच्चों वर्कर्स के ऊपर टेलर के हिसाब से कम 8 बॉस होने चाहिए। ये 8 का अलग अलग काम है और ये सब किसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसकी हेल्प कर रहे हैं? वर्कर्स की हेल्प कर रहे हैं। तो सबसे पहले वी हैव डिसिप्लिनरियन। डिसिप्लिनरियन का क्या मतलब होता है? डिसिप्लिनरियन का मतलब होता है कि जो क्या फ्रेम करेगा? रूल्स। जो क्या फ्रेम करेगा? रेगुलेशंस। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन के प्लानिंग करने के लिए यही इंसान है जिसको ये पता होगा कि भाई साहब इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे इतना डिसिप्लिन मेंटेन करना है, इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस चाहिए। तो डिसिप्लिनरियन का काम है ये। देन वी हैव इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम होता है बेटा सारे नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देना। सारे नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस का मतलब किसका क्या काम है, कौन सा वर्कर कितनी देर काम करेगा, कैसे करेगा, कब कब कितना कितना करने वाला है, तो सारे इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। रूट क्लर्क का क्या काम है बेटा? वे बताना, रास्ता बताना कि पहले क्या काम होगा, बाद में क्या काम होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपके काम को ब्रेक डाउन कर देगा कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। ये किसका काम है? रूट क्लर्क का। तो रूट क्लर्क से नाम से पता चल रहा है रास्ता दिखाने वाला। कहीं भी किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, रूट क्लर्क के पास आओ, राइट। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का क्या काम है बच्चों? कितने समय में काम होना चाहिए और कितने खर्चे के साथ काम होना चाहिए। भाई कभी भी प्रोडक्शन करोगे तो उसका समय और खर्चा तो आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा ना। तो उसकी प्लानिंग सारी कौन करेगा? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो 4 लोग हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं। डिसिप्लिनरियन जो रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो सारे नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देगा, रूट क्लर्क जो आपको एग्जैक्ट वे बताएगा काम करने का, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो ये बताएगा कितना समय लगना चाहिए, कितना खर्चा लगना चाहिए सारा काम करने में। अब ये तो प्लानिंग हो गई, इन्होंने तो कागज पे आपको बना के दे दिया, एस्टिमेट बना दिया कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? ये लोग। स्पीड बॉस क्या मेक श्योर करेगा कि इसने जो टाइम बताया है उस टाइम पे काम पूरा हो। वर्कर्स को बोलेगा चलो भाई चलो शुरू करते हैं, कैसे इस समय पे पूरा हो सकता है, वो स्पीड बॉस मेक श्योर करेगा। इंस्पेक्टर का क्या काम होगा बच्चों? क्वालिटी इंस्पेक्शन करना, क्वालिटी मेक श्योर करना कि भैया जो सामान हम बना रहे हैं वो गुड क्वालिटी बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, खराब तो नहीं हो रहा, हमारी इमेज तो नहीं खराब होगी। तो क्वालिटी कौन मेंटेन करेगा? इंस्पेक्टर। रिपेयर बॉस का क्या काम होगा? सारी की सारी मशीन्स को रेडी रखना, टिप टॉप रखना, सारी मशीन्स ओके रखना, बढ़िया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई मशीन खराब है तो कौन ठीक करा के देगा? रिपेयर बॉस ठीक करा के देगा। और गैंग बॉस क्या करने वाला है? सारे रिसोर्सेज लेके आना, पूरे वर्कर्स को संभालना। किसी को कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो गैंग बॉस मैनेज करके चलेगा। तो सारे रिसोर्सेज अरेंज करना, सब में कोऑर्डिनेशन बना के चलना, ये सब किसका काम होता है? गैंग बॉस का काम होता है बच्चों। तो टोटल कितने बॉस हो गए? 8। 4 क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। 4 क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। और अल्टीमेटली वर्कर्स को सब इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं यहाँ पे, राइट। इन चारों का क्या क्या नाम है, क्या क्या काम है, ये मैंने आपको बता दिया। इन चारों का क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली जो टेलर है
वो बोल रहा है कि काम को डिवाइड करो, काम को बांटो। किस किस तरीके से बांटना है? टेलर ने बोला कि इन 4 लोग का ये काम होना चाहिए, इन 4 लोग का ये काम होना चाहिए। इसको हम लोग कौन सा टेक्निक बोलेंगे? फंक्शनल फॉरमैनशिप। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लो, देखो क्या लिखा हुआ है। टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट्स। कौन कौन सा? बोला प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, क्योंकि वर्कर्स को बर्डन नहीं होना चाहिए कि उनको वो भी सब कुछ प्लान भी करना है, फिर सब कुछ एग्जीक्यूट भी करना है, तो उनका फोकस सिर्फ काम पे होना चाहिए। अब स्पेशलाइजेशन आए, इसीलिए उसने कुछ बॉस रखे। कितने बॉस रखे? टोटल 8, मैंने आपको बता दिए। प्लानिंग में 4 कौन कौन से होंगे? रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन। तो सर डिसिप्लिनरियन का क्या काम होगा? डिसिप्लिनरियन का ये काम है कि सब कुछ एक ऑर्डर में हो रहा है, कोई भी ऑर्डर ब्रेक नहीं कर रहा, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या काम है? सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस देना, ताकि किसी भी वर्कर को कोई कंफ्यूजन ना हो, वो आराम से सारा काम कर सके। रूट क्लर्क का क्या काम है? सीक्वेंस बताना कि पहले कौन सा काम होगा, बाद में कौन सा काम होगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का क्या काम है? टाइम मैनेज करना, कब शुरू होगा कब खत्म होगा, और खर्चा बताना कि एक काम को करने में कितना पैसा लग रहा है। उसके बाद बेटा गैंग बॉस मैंने आपको बताया, सारी मशीन ऑर्डर करना, टूल्स ऑर्डर करना, रिसोर्सेज सारे यही ला के देगा। ठीक है। स्पीड बॉस क्या मेक श्योर करेगा? टाइमली कंप्लीशन हो, काम स्पीडीली हो। रिपेयर बॉस क्या मेक श्योर करेगा? कि मशीन और टूल सब वर्किंग कंडीशंस में हो। इंस्पेक्टर का क्या काम होगा? क्वालिटी इंस्पेक्शन करना, क्वालिटी गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो ये बच्चों हमारे पास 8 स्पेशलिस्ट हैं, जो 8 स्पेशलिस्ट किसने बताए? टेलर ने। ठीक हो गया बच्चों, डन। अब आ रहा है सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। बहुत ही आसान सा टेक्निक। इसके अंदर बच्चों टेलर मेनली आपकी वेस्टेज कम करना चाहता है। टेलर ने बोला आपकी वेस्टेज कम कर देंगे, आपकी कॉस्ट सेव कर देंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे। अब कैसे बढ़ेगी? उसने बोला सबसे पहले अपने काम को सिंप्लीफाइड कर दो, सिंप्लीफिकेशन कर दो। यानी आप अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो या उसमें अपना एनर्जी लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, जो बिकता ही नहीं है, जो मार्केट में चलता ही नहीं है, जिसकी डिमांड ही नहीं है, तो आप उस पर टाइम व्यर्थ ना करो। लेट्स सपोज मेरा मार्बल का काम है, मेरे घर पे मार्बल का, ऑफिस में मार्बल का काम चल रहा है, तो मशीन भी चल रही है, शायद आपको डिस्टर्बेंस भी हो रही होगी आज की वीडियो में, बट मैं बोल के आया हूँ कि यार थोड़ी धीरे चला लो, धीरे चला लो, बट बीच बीच में चल रही है। तो अगर मेरी फैक्ट्री है जहाँ पे मार्बल बनता है और ये 1 2 3 4 5 6 7 हम ये टाइल्स बनाते हैं लेट्स सपोज, ठीक है। अब इन 7 में से ये 2 टाइल बिल्कुल नहीं बिकती, सिर्फ ये 1 2 3 4 5 बिकती है। तो इसने बोला भाई साहब ये 2 टाइल बनानी बंद करो। आप क्यों अपना टाइम, क्यों अपनी एनर्जी, क्यों अपना एफर्ट, क्यों अपना पैसा इस प्रोडक्ट में लगा रहे हो जो बिकता ही नहीं है? आपने अपने काम को बिना बात कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है एलिमिनेट कर दो अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जो अननेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं, अननेसेसरी साइज है, टाइप है, उसको एलिमिनेट कर दो, उस पर आप काम मत करो। एज मोर वेराइटी मीन्स मोर इन्वेंट्री, मोर टाइप ऑफ मशीनरी, मोर लेबर कॉस्ट, तो बहुत खर्चा आता है। कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंप्लीफाई करो। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसने क्या बोला कि भैया अननेसेसरी वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होने चाहिए, उसे हटा दो, इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है बच्चों? व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? ये क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है बच्चों कि आप एक क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करो। सर किस तरीके का क्वालिटी स्टैंडर्ड? यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका शेप, उसका साइज, उसका कलर एक स्टैंडर्ड कलर में ले आओ। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं मैगी का। आप देखते हो मैगी एक ही शेप की होगी, सही है। कभी आपने गोल मैगी नहीं देखी होगी कि मैगी गोल हो गई जी। अब मैगी हमेशा आपको ऐसी स्क्वायरिश, थोड़ा रेक्टेंगल सा होता है, वो शेप में दिखाई देगी, येलो कलर की दिखाई देगी, और डिज़ाइन भी काफ़ी सिमिलर सा होगा, और सालों से वैसी ही है। देयर इज़ नो चेंज इन पैकिंग, देयर इज़ नो चेंज इन कलर, देयर इज़ नो चेंज इन शेप, देयर इज़ नो चेंज इन साइज, उसी को फॉलो करके चल रहे हैं।
तो स्टैंडर्ड शेप, साइज, कलर फॉलो करने से क्या होता है, आपकी ब्रांड वैल्यू कस्टमर के दिमाग में सेट हो जाती है। कस्टमर दूर से ही आपको पहचान सकता है कि हाँ यार ये मैगी है ना। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट लाइन है उसका टाइप फिक्स कर दो, साइज फिक्स कर दो, कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स कर दो, है ना। जब आप एक ही जैसा बनाओगे तो इंटरचेंजेबिलिटी भी हो पाएगी। सर इंटरचेंजेबिलिटी का क्या मतलब होता है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर है, इसके अंदर यहाँ पे सेल डलता है। अब ये सेल मैं यहाँ से निकाल के रिमोट में भी डाल सकता हूँ, मैं रिमोट से निकाल के कहीं एसी के रिमोट में भी डाल सकता हूँ, टीवी के रिमोट में भी डाल सकता हूँ। तो मेरा जो सेल है चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, अगर 10 कंपनी भी बना रही हैं तो वो 10 की 10 कंपनीज का जो साइज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो साइज को ऐसा बनाओ कि वो इंटरचेंजेबल हो, यानी अगर किसी और कंपनी का नहीं मिल रहा तो आपकी कंपनी का ले ले कस्टमर, इंटरचेंजेबल होगा तभी तो लेगा ना, तो आपका सामान बिकने का चांस भी ज़्यादा है, राइट। तो इंटरचेंजेबिलिटी भी स्टैंडर्डाइजेशन में आती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना भी इसमें आता है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मेंटेन करना भी इसके अंदर आता है। यानी आपको अपनी क्वालिटी, शेप, साइज, कलर, स्टैंडर्ड्स एक बार मेंटेन कर देने हैं और फिर लाइफ लॉन्ग उसको फॉलो करना है। इससे क्या होगा, इफेक्टिवनेस आएगा, एफिशिएंसी आएगा, कम समय में ज़्यादा काम कर पाओगे। देखो क्या लिखा हुआ है, Scientific management also emphasize on maintaining standards relating to every step of business. Standardization is possible if standards are maintained right from selection of tools, equipment and machines to use. ठीक हो गया। बोल रहा है standardization does not only means quality standard. बोल रहा है सिर्फ क्वालिटी में नहीं, क्वालिटी में तो स्टैंडर्ड मेंटेन करना ही है, उसके साथ साथ साइज, टाइप, वेट, मेजर्स, क्वालिटी, हर चीज़ बेटा स्टैंडर्ड की ही आपको बनानी है, उसी को फॉलो करना है। तो ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। सही हो गया बेटा जी। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, अब आता है हमारे पास वर्क स्टडी। अब सर ये वर्क स्टडी में क्या क्या है, देखो हमारा, अरे ये वाला काम डन है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप हो गया, सिंप्लीफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, ठीक है बेटा। अब आ रहा है वर्क स्टडी। सर ये वर्क स्टडी क्या होता है, वर्क स्टडी होता है कि हम अपने काम को बिल्कुल परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं, तो हमें हमारे काम की नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मेरे काम को करने में कितना समय लगता है, कितना खर्चा आता है, कितनी देर बाद मैं थक जाता हूँ, कितना मैं वर्कर्स को रेस्ट देता हूँ, मुझे सब पता होना चाहिए। तो वर्क स्टडी में बच्चों 4 चीज़ों की स्टडी हमको करनी है। सबसे पहली स्टडी है मोशन की स्टडी। मोशन का मतलब है बच्चों मूवमेंट की स्टडी। मोशन का क्या मतलब है, मूवमेंट की स्टडी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये पेन चाहिए, अब मेरा पेन कहीं दूर रखा है, तो मैं जितनी बार पढ़ाता हूँ पहले चल के वहाँ दूर जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ, खो ना जाए तो फिर वापस रख के आता हूँ, फिर वापस आता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने यहीं पे स्टैंड बना लिया, इस पे रख देता हूँ मैं। तो मेरा पेन को ढूंढने के लिए उधर जाना, उधर से वापस इधर आना, फिर उधर जाना, फिर उधर से वापस इधर आना, ये एक अननेसेसरी मूवमेंट था, ये बेकार मूवमेंट था, ये मेरे लिए प्रोडक्टिव नहीं है, ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। तो टेलर ने क्या बोला, अगर आपके डेली रूटीन में, आपके काम में कोई भी ऐसा मूवमेंट है जो अनप्रोडक्टिव है, उसे एलिमिनेट कर दो। आप बिना बात अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, बिना बात अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिना बात अपना एफर्ट वेस्ट कर रहे हो और इसका रिजल्ट कुछ नहीं है। तो क्या बोला कि वर्कर्स के मूवमेंट को देखो, उसके अंदर कुछ मूवमेंट प्रोडक्टिव निकलेगा, कुछ मूवमेंट अनप्रोडक्टिव निकलेगा। तो जो प्रोडक्टिव मूवमेंट है उसको चलने दो, जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उसको हटा दो। अगर वर्कर्स कोई मूव कर रहे हैं इधर से उधर जो कि समय बचा सकते हैं वो मूवमेंट बंद करके, तो मूवमेंट बंद कर दो। इसको बोलते हैं मोशन की स्टडी। अब मेथड स्टडी क्या होता है, बेस्ट वे ऑफ डूइंग टास्क। मेथड स्टडी क्या है, बेस्ट वे ऑफ डूइंग टास्क। इसका मतलब है बच्चों जी, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का टेलर ने बोला एक बेस्ट मेथड होगा। अब वो बेस्ट मेथड आपको कैसे मिलेगा, विद ऑब्जर्वेशन, विद एक्सपेरिमेंटेशन, विद एक्सपीरियंस। जब आप किसी काम को करोगे, अच्छे से करोगे, तो आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करो, हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करो, आप हर चीज़ में परफेक्शन लाने की कोशिश करो, तो आप धीरे धीरे इवेंचुअली एक बेस्ट मेथड पे पहुंच जाओगे और फिर आपको वो बेस्ट मेथड ही अप्लाई करना है अलग अलग सिचुएशंस में। तो इस बेस्ट मेथड को ढूंढना इज मेथड स्टडी। टाइम स्टडी में बच्चों क्या बोला टेलर ने, टाइम स्टडी में टेलर ने बोला आप ऑब्जर्व करो
कि आपका काम पूरा करने में कितना समय लग रहा है। देखो, एक नॉर्मल वर्कर कितनी देर में कर रहा है, फिर एक बहुत प्रोडक्टिव वर्कर कितनी देर में कर रहा है, फिर एक अनप्रोडक्टिव वर्कर कितनी देर में कर रहा है। उसको ऑब्जर्व करके आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि ये काम करने में समय कितना लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बोर्ड एग्जाम होता है तो आपको 3 घंटे ही क्यों मिलते हैं, 3.5 क्यों नहीं मिलते, या 3.3 क्यों नहीं मिलते, या 3 आवर्स ही क्यों, 2.5 क्यों नहीं। तो बेसिकली सीबीएसई ने भी क्या किया हुआ है, टाइम स्टडी किया हुआ है। उनको पता है कि एक काम को करने में कितना समय लगना है। इस स्टडी को बोला गया टाइम स्टडी। फटीग स्टडी क्या होता है बच्चों? फटीग स्टडी का मतलब होता है स्टडी ऑफ रेस्ट। बेटा अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि मैं थक जाऊंगा। आप पढ़ रहे हो, इट इज क्वाइट ऑब्वियस आप भी थक जाओगे। मम्मी घर में काम कर रही हैं, वो भी थकती हैं। पापा दुकान पे काम कर रहे हैं, वो भी थकते हैं। तो हर इंसान थक तो रहा है। अब टेलर ने बोला ये जो रेस्ट हम लेते हैं ना, ये हमें हेल्प करता है एनर्जी वापस से इंक्रीज करने में। मेरी जो एनर्जी खो गई वो एनर्जी दोबारा आ सकती है अगर मैं रेस्ट करूं। बट मैं रेस्ट कितना करूं भाई? मैं रेस्ट 10 मिनट करूं, 15 मिनट करूं, 30 मिनट करूं, कितना करूं कि मेरी एनर्जी वापस आ जाए? फिर कितनी देर के बाद करूं? मैं रेस्ट कितनी देर के बाद करूं? हर 3 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद, हर आधे घंटे बाद, कितनी देर के बाद रेस्ट करना है? और दिन में कितनी बार रेस्ट करना है? दिन में कितनी बार रेस्ट करना है? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि हमारी फैक्ट्री में हर 4 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद रेस्ट इंटरवल मिलेगा। दिन में 2 रेस्ट इंटरवल होंगे, एक पहले 4 घंटे के बाद, फिर दूसरा 4 घंटे के बाद। रेस्ट इंटरवल 15 मिनट का होगा। तो मैंने क्या 3 चीजें देख ली कि कितनी देर के बाद, कितनी देर के लिए, और दिन में कितने रेस्ट इंटरवल। इसको जब आप डिसाइड कर लोगे ना तो आपके वर्कर थकेंगे नहीं, उनको टाइमली रेस्ट मिलेगा और वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों रेस्ट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फटीग स्टडी। तो आपने बेस्ट मेथड ढूंढ लिया, समय ढूंढ लिया कितना लगना चाहिए, अगर कोई अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है तो वो भी एलिमिनेट कर दिया, और उसके साथ साथ कौन कितनी देर में थक रहा है आपने ये भी स्टडी कर लिया। जब आप इन चारों चीज़ों को अच्छे से पढ़ लोगे, इस पर काम करोगे, तो आपका वर्क परफेक्शन के साथ होगा, आपका आउटपुट सबसे ज़्यादा निकल के आएगा। तो वर्क स्टडी यही बोलता है, आप मोशन की स्टडी करो, मेथड की स्टडी करो, टाइम की स्टडी करो, फटीग की स्टडी करो। जब आप इसको अच्छे से कर लोगे तो आपके काम में परफेक्शन आ जाएगा। समझे? तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, सबसे पहले आ रहा है मेथड स्टडी। दिस टेक्निक इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट वन बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। तो अगर आपको बेस्ट वे ढूंढना है तो कुछ पैरामीटर्स हैं कि भाई रॉ मटेरियल कैसे आएगा, फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा, हर चीज़ को अच्छे से देखना है, ऑब्जर्व करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, सीखना है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि आपका खर्चा कम से कम आए और क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक हो गया बेटा? मेथड स्टडी के बाद आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में मैंने आपको बताया ना कि हमें मूवमेंट की स्टडी करनी है, टू डिटरमाइन मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, to differentiate between productive and unproductive movements and then cutting down the unproductive movements। ठीक हो गया बेटा? इसके बाद we have time study। इसमें क्या स्टडी करना है कि कितना स्टैंडर्ड टाइम लगता है, स्टैंडर्ड टारगेट कितना होना चाहिए, कितने वर्कर इसको काम करने चाहिए। तो टेलर ने क्या बोला? टाइम स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम साइंटिफिकली। समझे क्या? तो मोशन हो गया, मेथड हो गया, टाइम हो गया, आखिरी कौन सा बचा? फटीग। फटीग में क्या देखना है कि भैया थक जाएंगे तो रेस्ट देना है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए और कितने इंटरवल होने चाहिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी देर के बाद, ड्यूरेशन मतलब कितनी देर के लिए, और नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल मतलब दिन में कितनी बार मुझे वर्कर को रेस्ट देना है। ये अच्छे से जब हम करेंगे तो हमारा काम परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ रहा है बच्चों डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। सर ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या होता है? बच्चों डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का सिंपल सा मतलब है डिफरेंट पेमेंट्स फॉर डिफरेंट वर्कर्स। सारे वर्कर्स को बेटा सेम पैसा नहीं देना। अगर आप सारे वर्कर्स को सेम पैसा दे दोगे तो कौन सा मोटिवेटेड कौन सा डीमोटिवेटेड पता ही नहीं लगेगा। अगर सारे वर्कर्स को सेम पैसा दोगे तो आप रिवॉर्ड कैसे करोगे मोटिवेटेड वर्कर को, है ना? तो इसने क्या बोला? इसने बोला आप कुछ इस तरीके से पेमेंट दो कि भैया एक रिक्वायर्ड आउटपुट जो है
वो 10 यूनिट का है। वो कितने यूनिट का है? 10 यूनिट का है, कि हमें सब वर्कर्स से एक्सपेक्टेड है कि वो 10 यूनिट कम से कम बनाएंगे। अगर आपने 10 यूनिट बनाई तो आपको कितना पेमेंट मिलेगा? 100 रुपीज़ पर यूनिट। और अगर आप मोर देन 10 बनाते हो, अगर आप मोर देन 10 बनाते हो तो आपको मिलेगा 120 रुपीज़ पर यूनिट। आपको मिलेगा 120 रुपीज़ पर यूनिट। तो हमने एक स्टैंडर्ड आउटपुट रखा, हमने एक स्टैंडर्ड पेमेंट रखा, लेकिन अगर कोई 10 से ज़्यादा बनाता है तो उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो हमने बोला 2 कैटेगरी बन गई। सर 2 कैटेगरी कैसे? एक हो गया चिंटू, एक हो गई चिंटी। अब चिंटू ने सपोज 8 यूनिट बनाए और चिंटी ने सपोज 15 यूनिट बनाए, ठीक है। तो चिंटू का स्टैंडर्ड 10 से कम आया तो इसको जो पैसा मिलेगा बेसिकली वो 100 रुपए के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि हमने सेट किया हुआ था कि 10 यूनिट तक 100 रुपए के हिसाब से पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 से ज़्यादा बनाते हो, अगर आप 10 से ज़्यादा बनाते हो तो आपको पैसा 120 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा। तो इसको 120 के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो देखो चिंटू को तो मिले 800 रुपये क्योंकि उसने 8 यूनिट बनाई। चिंटी को 1500 मिलने चाहिए थे क्योंकि उसने यूनिट कितनी बनाई है? 15। लेकिन इसको 1500 नहीं मिलेंगे, इसको मिलेंगे 15 × 120 1800 रुपये। तो चिंटी को बच्चों बहुत मोटिवेशन आएगा, ये तो बहुत खुश होगी, बोलेगी यार मजा आ गया, खूब पैसा कमाया, नॉर्मल से ज्यादा कमाया। होगा या नहीं होगा? तो इससे क्या होगा? ये तो मोटिवेटेड होगी। अगली बार चिंटू सोचेगा यार मेरे को पैसा कम मिला, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, मुझे कम से कम स्टैंडर्ड 10 यूनिट तो बनाने ही हैं, तो 100 के हिसाब से पैसा मिलेगा। 11 बनाऊंगा, 12 बनाऊंगा तो और एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तो क्यों ना मैं भी ज़्यादा बनाऊं। तो इससे वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मोटिवेशन हाई रहेगा, टारगेट्स पूरे हो जाएंगे। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो देखो यहाँ पे क्या है, द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम emphasize on paying different wages for efficient and inefficient employees। ठीक है, इसने क्या बोला? डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस दो, आप एक्स्ट्रा वेजेस दो जो अच्छा काम करते हैं, एक्स्ट्रा वेजेस दो जो बढ़िया काम करें ताकि वो मोटिवेटेड रहें। और अगर पेमेंट इस हिसाब से दोगे तो आपका प्रोडक्शन बढ़ना ही बढ़ना है। और ये टेक्निक एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। सही हो गया बच्चों? तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड भी रखेंगे, टारगेट्स भी पूरे होंगे और सब कुछ बढ़िया तरीके से होगा। यह है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसके बाद बेटा लास्ट आता है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन में सिंपली ये बोला गया कि आप अपना माइंडसेट चेंज करो, आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करो। जो हमारे मैनेजमेंट हैं वो वर्कर्स के टुवर्ड्स पॉजिटिव रहें, जो वर्कर्स हैं वो मैनेजमेंट के टुवर्ड्स पॉजिटिव रहें। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं। तो मैनेजर्स वर्कर्स की रिस्पेक्ट करें, वर्कर्स मैनेजर्स की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के करें, एक दूसरे की टुवर्ड्स पॉजिटिविटी लेके आएँ। इसको बोला मेंटल रेवोल्यूशन। चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों में कॉपरेशन होनी चाहिए, सस्पिशन नहीं रखना, एक दूसरे के लिए किसी तरीके का डाउट नहीं रखना, ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना। टेलर सेड कि इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्कर को ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट उनको एक्सप्लॉइट करता है और मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि वर्कर हमेशा काम नहीं करते, डैमेज करते हैं इक्विपमेंट को। तो दोनों ही ग्रुप एक दूसरे को सस्पेक्ट करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को डाउट करते हैं। तो दोनों को ही एक दूसरे के टुवर्ड्स क्या बदलाव लाने की जरूरत है? माइंडसेट शिफ्ट, माइंडसेट चेंज। दोनों को एक दूसरे के लिए पॉजिटिविटी लानी है तो काम अच्छे से होगा। तो ये थे बच्चों हमारे सारे के सारे टेक्निक्स जो किसने दिए? टेलर ने दिए। तो टेलर ने बच्चों टोटल 5 टेक्निक्स हो गए, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, वर्क स्टडी, फंक्शनल फॉर्मेनशिप एंड मेंटल रेवोल्यूशन। मैंने आपको सारे ही टेक्निक्स करा दिए। टेलर का काम यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फेओल के प्रिंसिपल्स और आपका चैप्टर नंबर 2 समाप्त। आई होप आपको सब बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल कोई रह जाता है तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं अगली क्लास में आके उसको बढ़िया तरीके से और कवर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।